कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपको रूबरू कराना उन विभूतियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। श्री पवन चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। श्री पवन चतुर्वेदी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रज विहार ग्रुप एवं उमा मोटर्स मथुरा के। आपने लॉ करने के बाद IIM लखनऊ से MBA का ब्रिज कोर्स किया। आप मथुरा में कुछ वर्षों तक दीवानी के वकील भी रहे। उसके बाद आपने ऑटोमोबाइल बिजनेस संभाला, आपने शुरू किया और आपने मारुति, हीरो एवं सुजुकी की एजेंसीज ली। आगरा मंडल के आप सबसे बड़े ऑटोमोबाइल व्यवसायी हैं। आपके पास भारत पेट्रोलियम एवं फिलिप्स की डीलरशिप भी है। और आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो इन्होंने कार्यक्रम किए, उनके लिए आपको सम्मानित किया। आप ब्रज की अग्रणी सामाजिक संस्था उज्जवल ब्रज के फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। इसके अलावा आप कवि भी हैं, पोएट भी हैं और आपको लिटरेचर में, साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि है। और आप जो हैं कई चीजों के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। खासकर जो लेखक और कलाकार हैं उनको आप बहुत ज्यादा उनका आदर करते हैं। और काफी चीजों के आप जो जिसे कहते हैं बहुत फुल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के भंडार हैं। आप काफी व्यापारिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और जो वकीलों का संगठन, अधिवक्ता संगठन है, उनके संग, खेल के संगठनों में, सामाजिक संस्थाओं में। तो और साथ साथ जब भी प्रशासन जो है, जो मथुरा का प्रशासन है, जब भी कोई वो उन्हें जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोरोना काल हो या उससे पहले जब कोई भी विवाद हुआ राम जन्मभूमि के समय भी तो आपको वो कई महत्वपूर्ण पद देते हैं और आपने उसको बहुत ही उत्तरदायित्व से, बहुत ही जिम्मेदारी से संभाला है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत पवन चतुर्वेदी जी हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। पवन चतुर्वेदी जी, आपको शायद ही कोई ऐसा होगा पूरे ब्रज क्षेत्र में, पूरे आगरा मंडल में, या मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में या भारत में, जो आपको आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में नहीं जानता हो। क्योंकि आपका परिवार और आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है बहुत ही व्यापक है और आप बहुत ही ज्यादा है। आपकी जो ब्रज विहार सेवा है, ब्रज विहार बस सर्विस है, उसको तो बच्चे बच्चे जानते हैं। तो आज लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कम लोगों को आपके बारे में पता है। आज हम थोड़ा सा उन्हीं चीजों को टटोलेंगे, उन्हें उजागर करेंगे अपने दर्शकों के सामने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कब और कहां पैदा हुए और कहां आपका बचपन बीता और कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई? श्री पवन चतुर्वेदी जी प्लीज। जय श्री कृष्णा। मेरा जन्म 1962 मार्च में रतनकुंड चौबियापाड़ा में हुआ और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मेरी नेहरू स्मारक स्कूल में हुई 2 साल करीब। फिर उसके बाद डॉक्टर बरसाने लाल जी पद्मश्री, उनके कर कमलों से मथुरा में सेंट स्कूल की स्थापना हो गई थी। तो मुझे मेरे कजिन ब्रदर ने सेंट स्कूल में एडमिट करा दिया। तो फर्स्ट से लेकर के और इंटरमीडिएट तक मैं लगातार 13 साल बल्कि 1 साल मैंने ड्रॉप किया था। मेरे तबीयत खराब हो गई थी एग्जाम से पहले। तो 13 साल तक मैंने वहाँ स्कूली शिक्षा ली। तो वहां जब आपने शिक्षा ली सेंट्रल स्कूल में,
12-13 साल आप वहां रहे, तो और आपने अभी डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का भी नाम लिया जो पद्मश्री रहे और जिनके बारे में बहुत कुछ सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे कवि थे वो और साहित्यकार थे। तो आप कोई संस्मरण सुनाना चाहेंगे स्कूल में कि स्कूल का, या जो कुछ ऐसा कोई मनोरंजक घटना घटित हुई हो आपके स्कूल में? संस्मरण तो बहुत हैं लाल साहब जी। लेकिन मैं एक संस्मरण का उल्लेख करना चाहूंगा। 11th तक आते आते मैं टीचर्स का बड़ा कृपा पात्र था और बड़ा उनकी आंखों का लाडला था। कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, कुछ मेरा खुद का व्यक्तित्व ऐसा बन गया था धीमे धीमे। तो हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे केजी माहेश्वरी सर। मेरा इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट में प्रोबेबली केमिस्ट्री में री एग्जामिनेशन आया था, मैं सप्लीमेंट्री आई थी, पूरी क्लास की आई थी, उसमें मेरी भी थी। तो क्लास के सब पेरेंट्स को बुलाया गया था, बच्चों के पेरेंट्स को, मेरे भी पापा को बुलाया गया। पहली बार मेरे पापा स्कूल में कंप्लेंट पर गए थे, कंप्लेंट अटेंड करने। जी। इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज समाज बदल गया है, आज समाज का स्वरूप बदल गया है। तो जब पिताजी को मेरे को बुलाया गया तो केजी माहेश्वरी सर ने उनसे कहा कि बच्चे का ध्यान हट गया है पढ़ाई से। तो केजी माहेश्वरी सर से मेरे पापा ने कहा कि इसका खाल और मांस इन दोनों पे अधिकार आपका है, हड्डियां मुझे दे देना, बच्चे को कैसा सुधारना है 1 से लेके 12 तक मैंने आपके सुपुर्द कर रखा था। तो पिताजी का वो जो कहना था, पिताजी का बड़ा एक ख्याति थी, बड़ा नाम था जनपद में और निकटवर्ती जनपदों में। तो उनका इतना कहना टीचर्स को एक बड़ा संबल मिला। तो वो उस हिसाब से मुझसे और मेरे जैसे अन्य छात्रों से डील कर पाए, फर्मनेस के साथ, बोल्डनेस के साथ, और हमको जो वांछित गति देनी थी उन्होंने दी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जमाने में, और आपके पिताजी तो बहुत ख्याति प्राप्त श्री विष्णु चौबे जी का नाम तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो उन्होंने जब इतनी छूट दे दी वाइस प्रिंसिपल को कि आप जो भी करना चाहते हैं करें, तो उससे उन्हें भी एक वो लगा और आप में भी आया होगा कि अगर पिताजी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरी तो हड्डियां ही मेरे घर जा पाएंगी। तो अब हालांकि आज की तारीख में ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर टीचर जरा भी डांट भी देते हैं तो भी अभिभावक लोग वहां स्कूल पहुंच जाते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं और काफी लड़ना भी शुरू कर देते हैं। तो ये पहले की जो आपने बात बताई बहुत अच्छी बात बताई। उसके बाद आपकी 12वीं के बाद कहाँ शिक्षा हुई? 12वीं के बाद मैंने बीएसए कॉलेज मथुरा में स्कूलिंग के बाद में अपना बीएससी की। मेरा मन था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 साल का, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स होता था ग्रेजुएशन का, तो किरोड़ीमल में मैंने एडमिशन ले लिया था। लेकिन पिताजी ने कहा कि मुझे और परिवार को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, यहीं रह कर के जितनी भी पढ़ाई करें। और संयोग की बात है, उसमें उन्होंने सबसे पहले आपके बड़े भाई साहब श्री चांद गोयल जी का नाम लिया और कहा कि जब चांद गोयल यहाँ से पढ़ करके आईएएस हो सकते हैं तो तुमको पढ़ने में यहाँ मैं नहीं रोक रहा हूँ, तुम पढ़ो जितना भी पढ़ना हो, लेकिन मुझे परिवार में सहयोग और करते रहो। मेरे एक बड़े भाई थे ब्रह्मानंद जी, वो अपनी पढ़ाई व्यापार के लिए छोड़ चुके थे, सेक्रीफाइस कर चुके थे। छोटा भाई महावीर था, वो भी सेक्रीफाइस कर चुका था। सबसे छोटा भाई विजय था, वो बहुत छोटा था। तो मैं फैमिली में उस वर्ज पे था जहां मुझे डिसाइड करना था कि दिस वे और दैट वे। तो मैंने उस वक्त फैमिली के साथ जाना ही मुनासिब समझा। तो मैंने यहाँ से फिर बीएससी की, बीएससी के साथ एलएलबी की, और एलएलबी के साथ ही मैं व्यापार में आ गया। और तो आपने जब बीएससी और एलएलबी साथ में की, क्योंकि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि आप मथुरा से पढ़ सकते हैं, तो आप जब बीएससी कर रहे थे उसके बाद आपके मन में एलएलबी साथ में करने का विचार कैसे आया? मेरे परिवार के कुछ लिटिगेशंस थे, काफी लिटिगेशंस थे। तो पापा की इच्छा थी कि मैं एक वकील बनूं, और मेरी इच्छा थी कि वकालत में जो सच कहूं तो जो झूठ का समावेश होता है मुझसे नहीं हो पाएगा।
जो संवेदनाओं का लोगों का बाईपास करना होता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, संवेदनशील हूँ। तो मैंने कहा कि ये एक क्रूर दुनिया है, मुझे इस दुनिया में एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने वकालत पापा के कहने के लिए, उनकी इच्छा के लिए की और एलएलबी की, और पारिवारिक उत्तरदायित्व जो थे अपने लिटिगेशंस के, थोड़ी सी समझ थी, उनको संभाला, उनको कंक्लूड किया, मोस्टली कंक्लूड हो गए। तो इसका मतलब है कि जब आप दीवानी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप अपना ही कार्य देख रहे थे, आपने बाहर के कोई केसेस नहीं किए? बाहर के कुछ केसेस किए, मोस्टली अपने ही देखे जी। और उसके बाद फिर आपने लखनऊ से IIM से एक ब्रिज कोर्स किया मैनेजमेंट का। मैं अपने पेट्रोल पंप का भी बिजनेस देखता था। पेट्रोल पंप हमारा 1971 से है, जिसको मैं पढ़ाई के साथ में देखता था, अपने कजिन ब्रदर का साथ देता था। और मेरे कजिन ब्रदर उसको पंप को संभालते थे, श्री नंदलाल जी। तो वो पॉलिटिकल फील्ड में भी थे, तो उन पर और भी जिम्मेदारियां रहती थी, तो मैं उनका सब्स्टिट्यूट रहता था जब वो गिरे रहते थे। तो उसके साथ पेट्रोल पंप के साथ में मुझे IIM का ब्रिज कोर्स करने का अवसर मिला। चतुर्वेदी भारत पेट्रोलियम ने स्पॉन्सर किया था उसको, और वहां से मैंने व्यापार की बारीकियां समझी। तो उसके बाद फिर आपने जो ये ऑटोमोबाइल व्यवसाय में आप घुसे, क्योंकि उससे पहले तो आपकी जैसे बताया बस सर्विस थी, पेट्रोल पंप था, तो ये जो आप इस व्यवसाय में घुसे, वो कैसे आपको प्रेरणा मिली और किसने आपसे कहा? वो भी पिताजी ने कहा था या आपकी अपनी प्रेरणा थी कि मेरे को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़े ऑटोमोबाइल व्यवसायी आज बन चुके हैं आप पूरे आगरा मंडल के, तो किसने आपको उसके लिए पहल कराई? परिवार में जब हमारा व्यवसाय था, तो चूंकि बहुत सारी करीब 100 से ऊपर बसेस थी, छोटी गाड़ियां थी, तो तब चर्चा होती थी कि टाटा की एजेंसी बहुत अच्छी है, TVS की एजेंसी बहुत अच्छी है। नई नई तब डीलरशिप्स आना चालू हुई थी। तो उस वक्त जैसे परिवार में एस्पिरेशंस होनी थी, तो उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए मैं प्रयासरत रहा। और उसी में मुझे संयोग से 96-97 में काइनेटिक एजेंसी मिली, फिरोदिया ग्रुप की। उस एजेंसी को मेरा छोटा भाई संभालता था, विजय, और मैं अपने बाकी उत्तरदायित्व करता था। विजय तब तक अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गया था, तो वो फेस था उस डीलरशिप का, और मेरे सपने बड़े थे, उन सपनों के लिए मैं प्रयासरत रहा। तो उसी के साथ में फिर हमें एयरटेल का काम मिल गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी का, डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट। फिर उसके साथ हमें 2001 में हीरो की डीलरशिप मिल गई। हीरो की डीलरशिप के बाद 2006 में हमको मारुति की डीलरशिप मिली। और फिर तो जो कुछ भी था वो इट्स ए टीम वर्क। परिवार में सभी का योगदान होता है। फेस जरूर मैं रहा परिवार का, लेकिन टीम वर्क था वो। तो आपने, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है और कि आप जो परिवार है ब्रज विहार परिवार विष्णु चौबे जी का, उसमें सारे सदस्य एक दूसरे से मिलजुल के रहे हैं और सभी सुशिक्षित हुए, खूब पढ़े लिखे हैं और सभ्य हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाल साहब, सच बात ये बात मेरे हृदय को छूती है। जब मैं बच्चा था तो परिवार में शिक्षा का माहौल नहीं था जो आंखों को खटकता था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था सेंट्रल स्कूल में, और वहां एक से एक सभ्य और सुशिक्षित परिवार के लोग आते थे, और हमारे यहाँ बिल्कुल ठेठ ब्रजभाषा का माहौल था। मेरी बहन, मेरे बड़े भाई दोनों ने भी सेंट्रल स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन वो साल 2-2 साल पढ़ करके वहां से निकल आए थे। मेरा कंटिन्यूएशन में वहां बना रहा और सेटिस्फैक्टरीली मैंने वहां किया। लेकिन वहां रह करके मैंने सभ्यता, शिष्टाचार, संवेदनशीलता, इन चीजों को सेंट्रल स्कूल से सीखा। और एक चीज और जो परिवार ने मुझे सिखाई कि संयुक्त परिवार के रूप में, एक इकाई के रूप में कैसे काम करना है। तो हमने वहां से शिक्षा का माहौल बदलते हुए छोटे भाई को पढ़ाया, भांजे पंकज को पढ़ाया, और आने वाली जनरेशन जो हम लोगों के बच्चे थे, मेरा बड़ा बेटा आर्किटेक्ट है, MR का है, 2 बच्चे फिर MBA हैं बॉम्बे से, उन्होंने एक ने एसपीजन से, एक ने वेलिंगकर से, और एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि EY जैसी बड़ी कंपनी में रहा। एक सबसे छोटा बच्चा जो है, हम 4 भाई हैं,
4 भाइयों के 5 बेटे हैं, संयुक्त परिवार है, हमारी एक ही किचन है और यही हमारी उपलब्धि है। जो सबसे छोटा बच्चा है वो इंजीनियर है, TCS में काम कर रहा है। बच्चियां भी सुशिक्षित हैं, 4 बच्चियां में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और सबने ससुराल जाकर के हम लोगों की साख बढ़ाई है और नाम कमाया है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं पवन चतुर्वेदी जी कि आज के जमाने में जब आदमी 2 लोग भी संग में नहीं रह पाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, आप जॉइंट फैमिली और एक ही किचन में खाना बनना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली पे हुआ था बात, तो उसमें भी लोगों का यही कहना था कि जो अच्छाइयां जॉइंट फैमिली में है वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपके परिवार में शिक्षा का बहुत अभाव था पहले और आपने एक शिक्षा के लिए वातावरण बनाया, तो ये तो आप अपने आप में एक मिसाल और उदाहरण है कि आज आपने एक सबको शिक्षित किया और शिक्षित करने के बाद भी आप सबको संभाले हुए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ने ये जो आप एजेंसीज चला रहे हैं और इतना आप नंबर 1 डीलर बन गए पूरे इसके व्यवसाय के, तो क्या क्या आपको कभी कोई परेशानी या कुछ ऐसा कोई संस्मरण आपको याद आता है, ऐसी बातें याद आती हैं जिसमें आपको कई बार लगा कि ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं और कई बार लगा कि नहीं मैंने ये क्यों कर लिया, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? नहीं, इससे जुड़ करके हमेशा गर्व ही हुआ। जितना भी व्यापार है सब हमारी लाइवलीहुड तो है ही, और लेकिन इसके साथ साथ इनडायरेक्टली हम करीब 600 परिवारों को जोड़े हुए हैं अपने आप से। तो सच बात बताऊं कि जब प्रति माह की 7 तारीख के आसपास उनकी सैलरी जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि परिसर में एक बैंक स्थापित हो गई है, और तब एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन भी होता है कि मैं इतने लोगों के परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं और जो मुझे अपने परिवार के मुखिया के रूप में, परिवार के बड़े के रूप में देखते हैं और इसके लिए वो हमारे प्रति सम्मान भाव प्रकट करते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कितना आपको उनसे आशीर्वाद और आपको लिए ब्लेसिंग्स आते होंगे उनके परिवार से, उनके परिवार के बड़े लोगों से। लेकिन जब आपने 600 परिवारों की बात की तो अभी कोविड टाइम में हमने देखा कि जब 1.5 साल से ज्यादातर संगठनों में या तो सैलरी नहीं दी गई उनकी और या बहुत कम करके दी गई, और आप तो क्योंकि आपका सिर्फ पेट्रोल पंप तो जरूर चला होगा, हालांकि पेट्रोल पंप में भी काफी कम सेल हो गई थी कोविड टाइम में, बाकी तो जो आपके व्यवसाय हैं, जो आपकी एजेंसीज थी लॉकडाउन में वो सब बंद रही होंगी। तो क्या उस वक्त भी आपने इन 600 परिवारों को पूरी तरह से सहयोग किया? हाँ, मैंने उन लोगों की एक कमेटी बनाई कर्मचारियों की, और उस कमेटी ने जो सुझाव दिया वो सुझाव आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चलन के ऊपर बेस्ड था। तो जो उन लोगों का निर्णय था उसको पालन करते हुए लगभग 2 महीने के लिए मैंने उनसे सहयोग लिया। उसके बाद से सब सुचारू रूप से चल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे को पता है, मैं भी कई जो बहुत बड़े बड़े बस ऑपरेटर्स हैं और जगह के क्षेत्रों के साउथ में, उन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, बताते हैं कि कितना परेशानी उन्होंने महसूस की इस वक्त, क्योंकि जब लॉकडाउन हो जाता है तो वो बसें सब बंद हो जाती हैं और उस वक्त सबका खर्चा उठाना कोई आसान काम नहीं होता है। उसके बाद आपने जो सामाजिक आपने कार्य किए, आप समाज के संग जुड़े, आपको काफी सामाजिक सौहार्द के लिए प्रशासन ने, और खासकर जब इंदिरा गांधी जी की का डेथ हुई थी, अनफॉर्चुनेट मर्डर हुआ था, उस वक्त जो एक दिक्कतें आई थी, सुना है उस वक्त भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के प्रशासन का साथ दिया था, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लाल साहब, मेरी उम्र तब 22.5 साल की थी और छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटे है महावीर, और बड़े भाई साहब 5 साल बड़े हैं। तो मेनली हम 3 लोग जो है फोर फ्रंट पे आकर के रेजिस्टेंस लिया, और मथुरा में काफी अच्छी घटना नहीं हुई थी। सीधी बात, एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो बहुत अप्रिय घटनाएं हुई थी, और मथुरा में हमारे सिख भाइयों में से कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहा जो कि इससे प्रभावित ना रहा हो, सिवाय एक परिवार के, श्री चरणजीत सिंह जी का परिवार था। उनका बेटा मेरे साथ क्लासमेट था, हरविंदर सिंह।
तो वो एक परिवार ऐसा था जिसके लिए ढाल बन के हम खड़े रहे और हमने पूरा रेजिस्टेंस दिया। 5-7 हजार लोगों की भीड़ थी, जिसमें हम 15-20 लोग थे केवल, और हमने पापा के नाम की साख थी और हम लोगों का फ्रंट पे आकर के लीड लेना था। तो उसमें वो लोग परिवार बिल्कुल अछूता रहा और उनकी पूरी सामान की, संपत्ति की, चल संपत्ति की रक्षा हम लोगों ने की और किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं होने दिया। बहुत बहुत बड़ी बात होती है ऐसे मुश्किल समय में खड़े होना साथ में। आपने जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो आपको प्रशासन ने आपको बनाया गया, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप उसको संभालेंगे, सिटीजन चार्टर की भूमिका दी आपको, तो उसमें क्या कार्य किया आपने? मैं पीस कमेटी का मेंबर बनाया गया था और पीस कमेटी के साथ में मेरा काम था शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। उसके बाद मुझे सिविल डिफेंस का सिटी इंचार्ज बनाया। दीदन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने, श्री हरे कृष्ण पालीवाल जी ने, उन्होंने मुझे सिविल डिफेंस का नगर प्रभारी बनाया। मेरा काम केवल ये था कि शहर में जहां शांति सौहार्द की स्थापना हो सके वहां उसको करना, और कोई भी अवैध एक्टिविटी नजर में आए, कोई भी नोटोरियस नेफेरियस एक्टिविटी नजर में आए तो उसको रोकने की कोशिश करना और प्रशासन को संज्ञान में लाना। तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया, इतना काम किया कि आज बहुत संतोष होता है उसको याद करके। और आप जो है एक उज्जवल ब्रज के संस्थापक सदस्य हैं। कुछ ये जो सामाजिक संस्था है उज्जवल ब्रज, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या संस्था है और इसने क्या कार्य किया, जो एक उल्लेखनीय कार्य है, कोई उसके बारे में बताना चाहेंगे? श्री नागेंद्र प्रताप जी IAS हैं वर्तमान में, वो तब सीनियर PCS ऑफिसर थे और वो मथुरा में इसके डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे। वैसे ही जब समाज के बारे में बैठ के बात होती थी, मथुरा के इम्पोर्टेंस के बारे में होती थी, यहाँ के टूरिज्म के बारे में बात होती थी उनसे, तो एक दिन उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि पवन कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मथुरा को, टूरिज्म को और अट्रैक्ट करे और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल तक ले जाए। तो बेसिकली उनका, हमारे दोस्त हैं नागेंद्र प्रताप जी, उनका विजन था कि हमको ब्रज 84 कोस में जो गोवर्धन परिक्रमा है 22 किलोमीटर की, इस परिक्रमा के साफ सफाई से शुरुआत करनी चाहिए। और ये बात है तब अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनी थी स्टेट में 2012 की, तब से हमने इसकी परिकल्पना चालू की और 13 में हम लोगों ने उज्जवल ब्रज की स्थापना की। सेग्रीगेटेड काम चालू कर दिया अलग अलग पॉकेट्स में। फिर 2014 तक आते आते मोदी जी आ गए, उन्होंने स्वच्छता अभियान को एक नए सिरे से डिफाइन किया। तो हम लोगों ने लगभग 20 किलोमीटर का एरिया गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का, साथ में बरसाने का 5-7 किलोमीटर का एरिया, और समटाइम्स मथुरा वृंदावन परिक्रमा, दोनों अलग अलग, इन सब की साफ सफाई की, मेंटेनेंस की व्यवस्था चालू की। और मुझे गर्व हो रहा है कि 2017 में सिटी में चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी संस्था को रिकॉग्नाइज किया और पूरे यूपी में हमारी संस्था के एफर्ट्स को अपलोड करते हुए हमारे प्रतिनिधि संस्था के डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल जी गए थे, उनको सम्मानित किया और हमारी संस्था को स्वच्छता अभियान के लिए एक्नॉलेज और अपलोड किया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्वच्छता में आपने इतना ज्यादा योगदान दिया और आपकी संस्था ने दिया। अभी कोविड के समय में, क्योंकि 1.5 साल लगभग होने आया कोविड के समय में, बहुत कुछ दिक्कतें आई, श्रमिक भी बहुत आ रहे थे, जो माइग्रेंट्स थे वो भी निकल रहे थे, और कई खाने की भी बहुत दिक्कतें आई, अस्पतालों में बहुत दिक्कतें थी, ऑक्सीजन की भी दिक्कत थी, सब कुछ बहुत हुआ। उसमें आपने या आपकी संस्था ने कुछ सहयोग किया? पूरे जनपद में
प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय से, और जितने भी फर्स्ट फेज में जो माइग्रेंट्स लेबर थी उनके खाने पीने का इंतजाम, लगभग 8 लाख पैकेट्स, फूड पैकेट्स का इंतजाम हम लोगों की संस्था उज्जवल ब्रज ने किया। इसमें मेन योगदान जो है श्री नारायण दास जी अग्रवाल और रामकिशोर जी का था, और सुई की नोक के 1 लाखवें हिस्से के बराबर कुछ आंशिक योगदान हम लोगों का। ये तो आपकी महानता है कि आप अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो पता है वो लोगों को तो है। तो आपने जो खाने के पैकेट तो आप लोग बनवाते थे और उसको बांटते थे या किस तरह करते थे, किस तरह, क्योंकि काफी दिक्कत है, लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त, तो कैसे आपने उसे किया? हम लोग बनवा करके पॉकेट्स में खुद अपनी गाड़ियों की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी थी, गाड़ियों से डिलीवर करवाते थे। प्रशासनिक सहयोग से भी हमको तहसील से, एसडीएम साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, अलग अलग विभागों की, जैसे जिला पूर्ति अधिकारी है, इन लोगों के विभाग से, विकास प्राधिकरण से गाड़ियां मिल जाती थी। उन गाड़ियों से हम डिलीवर करवाते थे, और हम लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ियां भी दे रखी थी। माइग्रेंट लेबर्स के लिए जब जब प्रशासन को जरूरत पड़ी तो हमारी बसों की जरूरत होती थी कि कोटवन चेक पोस्ट से लेकर के उनको डेस्टिनेशंस पर, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भिजवाना, ये सब काम हम लोगों ने किया। तो उस वक्त आपको कभी डर नहीं लगा कि आपको या आपके परिवार को कि आप ये कर रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और कोविड तो इतना ज्यादा छूत की बीमारी है कि जरा सा भी वायरस कहीं भी आ सकता है, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, या कोविड से आप प्रभावित तो नहीं हुए? नहीं, डर तो लगता था, लेकिन डर के ऊपर उत्तरदायित्व तो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी उस डर को जीतने के लिए। और दुर्भाग्य से लास्ट ईयर सितंबर में मेरा पूरा परिवार, करीब 15-16 लोग परिवार में कोविड प्रभावित हुए थे, लेकिन वो समय के साथ वो चलता रहा। तो आप भी उसमें प्रभावित हुए थे? मैं भी प्रभावित हुआ था, और शुरुआत मुझसे ही होती, क्यों मैं सबसे ज्यादा बाहर जाता आता था, तो मुझसे ही परिवार में। तो कभी किसी ने आपके परिवार में नहीं कहा कि आप देखिए आप इन्फेक्शन ले आए और हम सबको प्रभावित होना पड़ा? परिवार की यही हमारी खूबसूरती है कि जो भी डिसीजन होता है सब कलेक्टिव डिसीजन होता है। मेरा उत्तरदायित्व निर्वाह करना या फैमिली का फेस होना सबकी कंसेंसस से है, इसलिए किसी को कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। कभी नहीं। आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक खाली एक व्यवसायी नहीं, एक सामाजिक संस्थाओं के आप अग्रणी हैं। इसके अलावा जो आपने बताया कि आप एक संयुक्त परिवार के एक मिसाल हैं, तो ये बहुत कुछ आपसे बारे में, लेकिन समय अभाव है। चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी, जैसे आप भी बता रहे थे कि स्कूल में आज टीचर जिस तरह आपके पिताजी ने किया, उन्हें बताया, आज की तारीख में नहीं हो पाता, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जो आपने अपने तजुर्बे से, इतने सालों का जो आपका तजुर्बा है और जो आपने इतने कार्य किए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं अपनी युवा पीढ़ी से एक विनम्र आग्रह के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि अपने बुजुर्गों की जरूर सुने परिवार में, और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए और अपने उत्साह का समन्वय करते हुए कोई काम करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। और पाश्चात्य शैली का अंधानुसरण न करें, वो हमारे लिए हितकर नहीं है। पाश्चात्य शैली, उसमें जो अच्छी चीज है केवल उसी को ग्रहण करें, अंधानुसरण से बचें। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, और सही बात कही। नहीं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें वेस्टर्न उसको देखना ही नहीं है, कल्चर को। ऐसा नहीं है, जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण करनी चाहिए, जो आपने बात कही। और मैं सोचता हूं कि आपका ये संदेश युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक रहेगा, और बाकी जो भी और लोग भी हैं, वयस्क भी हैं, उन्हें भी आपका जो व्यक्तित्व है काफी प्रेरणादायक है। समय भाव है, नहीं तो आपसे बहुत कुछ हम जानना और चाहते थे। और आज बहुत बहुत धन्यवाद पवन चतुर्वेदी जी। आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। एंड इन आवर एंडेवर टू ब्रिंग टू यू एवरी डे न्यू टॉपिक, that is in the morning session of media conference with Lal Goyal at 10:30 AM. Tomorrow our topic is
Youth Conclave on Indian Democracy. And we will be joined by 6 youth guests along with the chief guest. He is Mr. R. Kannan, corporate advisor, keynote speaker, ex-TCS, ICICI Bank and Hinduja Group, Mumbai. So he will be joining as the chief guest, and he will be delivering his keynote address on Youth Conclave on Indian Democracy. बहुत बहुत धन्यवाद पवन चतुर्वेदी जी कि आप हमारे संग जुड़े, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैं सोचता हूं कि आज का हमारा कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का आज का जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में भी एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि जितनी अच्छी बातें पवन चतुर्वेदी जी ने बताई हैं, आज अगर हम इसमें से 10% भी फॉलो कर लें तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः पवन चतुर्वेदी जी।